नमस्कार, दिल है राजस्थानी टीवी राजस्थान के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संघर्ष व्यक्ति के भविष्य की मंजिल को तय करता है और जब संघर्षशील व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसका भविष्य बड़ा उज्जवल होता है और वो आगे अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संघर्षशील व्यक्ति की श्रेणी में आके हैं, तो वो बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुन के और संघर्ष में आज जीवन को यापन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदयाल जी सारस्वत, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पे जो आप व्यापार करें उसमें कब आए? बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। हम राजस्थान में बीकानेर ज़िले के लोनकरसर तहसील बामनवाली गांव से आते हैं सर, और हमारा मूल धंधा कंस्ट्रक्शन का है। हम कोई भी धंधा हो, जैसे रेलवे का, रोड का, कैनाल का, कैसा भी धंधा हो, उसमें मिट्टी डालने का ये सब काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, XYZ जो भी है। और ये धंधे में मेरे को सर 5-7 साल हो गए आए हुए, और मेरे फादर है वो 25-30 साल से करते हैं। तो जैसे आपने बताया आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, सड़क निर्माण या वगैरह आदि का, लेकिन आपके हम शुरुआती जीवन की हम बात करें तो पारिवारिक स्थितियाँ कैसी थी? आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ तक की थी? उसके बाद कैसे आप आगे बढ़े? सर शुरुआती जीवन की बात है तो शुरुआती जीवन हमारी फैमिली का एकदम जीरो से, मतलब जो सामान्य परिवार होता है अपने राजस्थान में, जो भी सामान्य परिवार पहले खेती से गुजारा करते थे या गाय भैंस घर पे दूध दही, मतलब जो भी बेच के गुजारा करते थे, उस हिसाब से सब मतलब फैमिली ने अपना गुजारा किया है। हमारे दादाजी वो खेती का काम करते थे, उसके बाद पिताजी खेती का काम करते थे, फिर पिताजी ने मतलब कहीं पे नौकरी की 2-4 साल, फिर उसके बाद में अपना एक स्टील बर्तनों की दुकान की कहीं पे। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब कहीं नौकरी किया, कहीं कुछ किया। फिर मेरे मामा जी है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो उन्होंने उनको अपने साथ में मिला लिया अकाउंट का काम करने के लिए। मेरे पापा जी फिर अकाउंट का काम करने लगे। पहले वो बीकानेरी मंडी में बनियों के उनके अपने नोखा के अंदर गम मिल है, उसमें अकाउंट का काम करते थे। फिर उसके बाद में वो मेरे मामा जी के अकाउंट का काम करने लगे। तो धीरे धीरे ये धंधे की उनको ऐसे समझ आने लगी, तो उन्होंने भी 5-10 वर्ष निकलने के बाद में ऐसे सोचा कि मैं भी कुछ करूँ। मेरे मतलब हम उनके बच्चे, हम बड़े हो गए, हमको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, गांव में ही हमने पढ़ाई की सबने। तो उन्होंने सोचा कि अभी बच्चों को भी कुछ आगे रास्ता बना के दूँ, तो उन्होंने अपना 2005 से ये अलग धंधा करने का कुछ, मतलब अलग होके काम करने का कुछ ठाना। उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे पहले ट्रैक्टरों से 5-7 साल काम किया, ट्रैक्टरों से ऐसे मिट्टी इकट्ठी कर करके ऐसे काम करते थे। उसके बाद 2010 के बाद में ये सब मशीन गाड़ियों से काम करने लगे। मतलब बहुत संघर्षशील उनकी ज़िंदगी रही, और हमको तो एकदम ऐसे बना बनाया प्लेटफार्म मिला। उसके बाद में थोड़े वो कम पढ़े लिखे थे, हम लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, तो उसके बाद में 10-11 बाद में हम लोग जैसे एंट्री हुए इस धंधे में, तो उसके बाद में पापा जी थोड़ा धीरे धीरे हटने लगे और हम काम करने लगे। अभी हमारा धंधा है वो मतलब 50 आदमी 40 आदमी स्टाफ के साथ हम काम करते हैं, लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो एकदम ऐसे जीरो से ऊपर तक पहुँचे हम। लेकिन इसके साथ ही आपने जैसे पढ़ाई लिखाई का जिक्र किया, भी हम पढ़े लिखे, तो आपने कहाँ तक एजुकेशन कहाँ पे की थी? और फिर जब आपने कहा भी हमारा जो संघर्ष जीवन है उसके अंदर अगर हम आप पिताजी का योगदान देखें और आप लोगों का उसमें योगदान देखें, तो कैसे कहीं आपका जो पारिवारिक जीवन स्थितियाँ थी उसके कारण से कहीं पढ़ाई भी डिफेक्टिव हुई या पढ़ाई में भी कुछ प्रॉब्लम आई? नहीं सर, पढ़ाई में कोई दिक्कतें नहीं आई। वैसे तो हमने प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी तक हमारे गांव में स्कूल है, वहीं हमने किया। उसके बाद में मैं BA फाइनल किया अपने बीकानेर डूंगर कॉलेज से, और जैसे BA फाइनल करने के बाद में मैं इस लाइन में आ गया। उसके बाद में मेरे बड़े भाई है वो मेरे से 5 साल पहले इसी लाइन में आ गए। पापा जी थोड़ा एज से हो गए, तो हमने मतलब ऐसे समझा कि भाई काम को अब हमको थोड़ा उसको आगे बढ़ाया जाए। तो पढ़ाई से भी हमको कुछ सीखने को मिला, उससे हमारे धंधे में भी हमको उसमें थोड़ा हेल्प मिली पढ़ाई करने से। लेकिन जी संघर्ष की कहानी हम लोग आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब सामान्य परिवार से निकल के और एक बड़े बड़े
हाई फाई कंपनियों में अपना एक अचीवमेंट ढूंढने की कोशिश करता है, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो आपने इस धंधे में आने से पहले क्या क्या सीखा, कैसे आपने इसमें एक लाइन पकड़ी, कैसे इसको आपने अचीवमेंट के रूप में लिया? इसमें सर पढ़े लिखे मतलब पढ़ाई का थोड़ा तो इसमें रहता ही है, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो वो थोड़ा धंधे में उसको बढ़ाने की कोशिश करता ही है। लेकिन पढ़ाई से भी हमको हेल्प मिला, और थोड़ा इस धंधे में क्या पापा जी का पहले से ही कंपनियों के साथ ऐसा उनका ऐसा सेटिंग था, उनका काम उनका लगा, उनका काम करने का तरीका, धंधे का जो बिजनेस का उनका तरीका था, उसी के आधार पर हम लोग को उसमें काम करने का मतलब आगे से आगे कंपनियां हमको काम देती रही, और हम उस उनका काम पूरा करते रहे फुल संघर्ष के साथ, जो भी हमारा स्टाफ है उनके साथ। जैसे आपने बताया आप कंपनियों से अच्छे रिलेशन के कारण से काम आगे से आगे मिलता गया। हाँ। तो अभी हम जान सकते हैं आपके काम कहाँ पे, कितनी साइटें चल रही हो, कैसे आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं? अभी सर फिलहाल तो हमारा यहीं पे ये जो वडोदरा और भरूच के बीच में डीएफसीसी का रेलवे प्रोजेक्ट चलता है, उसमें हम 3 साल से काम कर रहे हैं रेलवे का। 3 साल हो गए कंटिन्यू। यहाँ से पहले हम गुजरात के अंदर नर्मदा प्रोजेक्ट है, नर्मदा कैनाल का प्रोजेक्ट है, हम 5-7 साल में वो नर्मदा पे काम किया हूँ। उससे पहले जो फादर है वो नर्मदा में ही काम करते थे। नर्मदा जब से नर्मदा चालू हुई गुजरात में, वहाँ से लेकर नर्मदा का जो काम पूरा एंड हुआ तब तक हम पापा जी और हमारे जो मामा जी उनकी जो कंपनी है वो सब उसी एक प्रोजेक्ट में काम करते आए हैं। अभी इसके अलावा हमारा ये डीएफसीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अलावा इसके पास में ही एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मोदी का आज इंडिया लेवल पे फर्स्ट 1 नंबर पे प्रोजेक्ट है, जो उसका बुलेट ट्रेन बनाने का चलाने का सपना है। वो बुलेट ट्रेन में हमने काम रखा है, उसमें बुलेट ट्रेन में हमारा काम चल रहा है, अभी 15-20 दिन हो गए। और ऐसे पास में हाईवे का एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई टू ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें भी हमने पिछले साल काम किया था, अभी तो वो पूरा हो गया काम। और बुलेट ट्रेन में फ़िलहाल काम चालू है, और ये डीएफसीसी में चालू है रेलवे का। अगर इन प्रोजेक्टों की बात करें तो ये कहते हैं ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चुनौतियां होती है, सरकारी तंत्र की समझ लीजिए, फाइनेंशियल समझ लीजिए, लेबर का समझ लीजिए। तो इन चुनौतियों को आप किस तरह देखते हो? क्या आपको भी लगता है कि इन काम में कहीं ज़्यादा चुनौती होती है अन्य कामों की बजाय? सर चुनौती तो हर काम में रहती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें चुनौती अगर नहीं होती है तो काम करने का मज़ा नहीं आता। चुनौती हर काम में चुनौती होना ज़रूरी है, और उसी चुनौती की वजह से ही अपने को कुछ सीखने को मिलता है। धंधे को आगे बढ़ाना, उससे मतलब कुछ सीखना, नया जोड़ना, वो चुनौती होना जरूरी है। बाकी सरकारी तंत्र के हिसाब से ज़्यादा ऐसे फ़िलहाल नहीं दिखते आती है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ क्लियर होके ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं। फिर भी चुनौती का सामना करना ही एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर हम बात करें सामाजिक तौर पे गांव की या अपने समाज की, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? आप कैसे वहाँ पे जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें कैसे आप भाग लेते हैं? सामाजिक कार्यक्रम में तो सर देख लीजिए कि कोई भी घर पे शादी फंक्शन या समाज का कोई प्रोग्राम हो रहता है, तो विशेष तौर पे तो घर पे रहते ये लोग, पापा रहते हैं वो चले जाते, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से जाते हैं, उनको यहाँ से काम धाम छोड़ के वहाँ पे घर जाते हैं और काम कर समाज का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अगर एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, एक संपन्नता की ओर अग्रसर होता है, तो एक कहते हैं भाई उसके अंदर वो एक भाव आता है कि भाई हमें और कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करना है। तो उस भाव के तहत आगे आप क्या करने की प्लानिंग है आपकी? सर आगे की यही प्लानिंग है कि जो फिलहाल मेरे पास है उसको मैं आने वाली पीढ़ी के लिए या आने वाले टाइम के लिए मैं उसको 4 गुना करके ही जाऊं। मेरा यही उम्मीद है कि मेरे फादर साहब ने नौकरी की, और जब से मैं इस काम में आया तो मेरा एक ही सपना था कि मैं नौकरी नहीं करूं, नौकरी करूं नहीं, नौकरी सिर्फ देऊं किसी को। मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि मेरे को नौकरी करनी नहीं है, मेरे को नौकरी देनी है। जहाँ तक हो सके 20 परिवार, 50 परिवार, 100 परिवार, जितना हो सके उतना मेरे अंडर में मतलब वो परिवार पले बढ़े, और वो अपना सपना मेरे में देखे कि भाई इस यहाँ से मेरे को कुछ मिले। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, आप गुजरात में आके यहाँ पे साइटें चलाते हैं, काम करते हैं, तो राजस्थान की अगर हम जहाँ तक बात करें, राजस्थान के अंदर कहते हैं भाई लोग कहते हैं काम नहीं होता, उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, प्रवासी तौर पर लोग ज़्यादातर बाहर काम करना पसंद करते हैं। क्या ऐसे रीज़न आप मानते हैं राजस्थान के लिए?
सर राजस्थान के ऐसे तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान से बाहर अदर स्टेट में काम करना मेरे हिसाब से हम लोगों को अच्छा लगता है। राजस्थान से बाहर गुजरात में काम करना हमको राजस्थान से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम मतलब हम लोग की हेल्प करना अपने हमारे साथ, मतलब उनका एक हम आपस में संबंध बन जाता है। वो लोग मतलब ऐसे हमको ऐसे दूसरे मतलब राजस्थान दूसरे स्टेट से आए हैं घृणा के साथ उस हिसाब से नहीं देखते। वो एक अपना समझ के हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और काम करने में मज़ा आता है। यहाँ गुजरात हो चाहे अदरवाइज़ कोई भी स्टेट हो। लेकिन राजस्थान में सर एक तो क्या है, ये जो सरकारी तंत्र डिपार्टमेंटली सिस्टम उसमें थोड़ा और यहाँ के सिस्टम में बहुत ज़्यादा रात दिन का फ़र्क है। और वहाँ का जो राजस्थान का जो भौगोलिक मान मतलब जो इसका मौसम का पानी का वहाँ का जो कल्चर है ना, उसमें काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। एक तो पानी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। रही दूसरी बात वहाँ के मौसम की, तो राजस्थान में गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की। और वहाँ पे स्टाफ जो भी काम करने आता है उसको राजस्थान में मतलब वो राजस्थान में नहीं कर पाता, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ ठंडी के टाइम 4 महीने काम हो पाता है। बाकी अभी मान लो मार्च के महीने के बाद में राजस्थान में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। कहते हैं बीकानेर के लोग काफ़ी खाने के शौकीन होते हैं, काफ़ी रंगीन मिजाज के होते हैं। तो आपकी अगर हम बात करें तो कल्चरल अगर कोई त्यौहार ऐसा होता है जिसको आप अपने घर पे जाके या गांव में जाके मनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्या खाना है जो आप मिस करते हैं यहाँ पे? सर अभी राजस्थान बीकानेर का तो मान लो ना सबसे बड़ा नमकीन में भुजिया और रसगुल्ला। और वैसे हम सबसे बड़ा प्रोग्राम त्यौहार माने तो होली को तो हम जाते ही जाते हैं यहाँ से। बाकी तो चलो दीपावली आ गई, छोटे मोटे और त्यौहार भी आते हैं यहाँ कर लेते हैं, लेकिन जो होली का त्यौहार आता है ना, वहाँ तो हम जितने भी यहाँ का स्टाफ है टोटल A to Z राजस्थान जाके ही अटेंड करते हैं, राजस्थान में ही मनाते हो। होली के त्यौहार को बहुत और बीकानेर का जो रसगुल्ला है भुजिया है, उनका तो कचौड़ी है समोसा है, उनका तो मिजाज ही अलग है। वो सब मतलब वो सब यहाँ नहीं मिलता है। उनकी तो ऐसे एक मन में चाहत ही रहती है कि कब जाए कब खाए कब जाए कब। ये कब जाएं कब और खाएं। उस वहाँ जो बीकानेर में उसका जो टेस्ट रहता है जो बनता है वो टेस्ट यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे अपने गुजरात में ऐसे मिलता है। बहुत राजस्थान के प्रवासी भाई बंधु अपने भाई बंधु है, उनकी बहुत शॉप भी है इधर मिठाई की नमकीन की, लेकिन जैसा टेस्ट अपना बीकानेर के हवा में पानी में है ऐसा टेस्ट यहाँ नहीं है। और ऐसे जैसे भी हम जितनी बार जाते हैं उतनी बार 5-10 किलो नमकीन रसगुल्ले सब लाते ही अपने स्टाफ के लिए खुद के लिए खाने के लिए। बहुत कुछ है, खैर आपको राजस्थान इस बहाने से याद रहता है। और चीज़ एक चीज़ जानना चाहते हैं भाई, आपने काफ़ी जैसे आप कह रहे हो हम संघर्ष करके आगे यहाँ तक पहुँचे हैं और अपना एक सपना लेते हैं भी हम कितने लोगों को रोज़गार दे सके, उस सपने को हम पूरा करने की कोशिश करें। तो आज जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसको आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे हमने कहते भाई अभी हर व्यक्ति के मन में रहता है भी मैं कुछ करूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या आप उसको एक ऐसे संदेश देंगे? मतलब संदेश यही है कि युवा पीढ़ी है आज के टाइम में, युवा पीढ़ी है आज तो देखा जाए अगर एक तौर पे तो युवा पीढ़ी अभी के टाइम में सब सोशल मीडिया की तरफ मतलब इतनी ज़्यादा 50% नहीं 70% युवा पीढ़ी एक सोशल मीडिया पे मतलब ऐसे झुकी हुई है। लेकिन उनसे मैं यही कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी और अपने भविष्य को सुधारने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे अपना भी हो और आपके नीचे ऐसे मतलब ऐसे परिवार आपके नीचे ऐसे पले, मतलब उस हिसाब से बिजनेस या पढ़े लिखे लोग हैं। अभी अब अपने मान लो मेरे साथ रहने वालों को मैं बताता हूँ, मेरे साथ खुद के साथ पढ़ने वाले बंधु है, वो गांव में मतलब ऐसे घूमते रहते हैं, मोबाइल चला लिया सुबह शाम कर लिया। लेकिन आज के उनका अगर मतलब उनके लिए उनको कुछ मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं है। अगर उनको मार्गदर्शन करने वाले तो वो भी एक अपना बिजनेस धंधा कामयाब हो सकते हैं, 2-4 परिवार 5-10 परिवारों को रोज़गार दे सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी से यही आग्रह है कि कुछ न कुछ करे, कैसे भी करे। एक को मतलब कर नहीं सकते तो किसी को देख के भी करे, लेकिन कुछ करे। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष मतलब पिताजी ने किया है इस धंधे में। और उनके संघर्ष को देख के उन्होंने बहुत मतलब पहले वो
आपको बताया इस बिजनेस में उनके पास कुछ नहीं था। वो मतलब ऐसे बस में आते थे, एक थैला लेके घर चले जाते थे। घर पे भी बहुत हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे और घर पे भी बहुत दिक्कतें थी, तो उनका हम संघर्ष देखते थे। वो आते थे, चले जाते थे, एक दिन रुकते, आधा दिन रुकते, वापस धंधे के लिए उनके संघर्ष को देखते हुए भी हमने ऐसे मन में ठान लिया कि पापा जी ने जो हमको दिया है, जो अब अभी तक जो बना के दिया, उसको हम 4 गुना मतलब ऐसा खड़ा करें कि उनका दिल एकदम मतलब खुश हो जाए। और मैं युवा वर्ग से यही मतलब करता हूँ कि वो हमारे जो पापा जी ने संघर्ष किया और हम जिस हिसाब से काम करें, उसको देखते हुए अपना कुछ नया करने की कोशिश करें। जी हाँ, अपना जीवन युवा वर्ग से उन्होंने यही कहा है कि अपना जीवन जो सोशल मीडिया में आप अपना समय व्यस्त करके और करते हैं, उससे बजाय आप उससे कुछ सीख के अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर किसी के परिवार में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर मिलेगा जो अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा है। और हमें भी ये चाहिए कि जिसे उन्होंने प्रेरणा ली है, वैसे ही हमें भी ऐसे अपने परिवार के सदस्यों से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे परिवार के, जैसे पिताजी हो या बड़े भैया हो, उन्होंने कैसे संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, तो उनके पथ प्रदर्शक पर आगे बढ़कर हम भी उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे प्रेरणा ले और उनसे जीवन से बहुत कुछ सीखे। जैसे कि इन्होंने रामदयाल जी सारस्वत ने सीखा कि अपने हमारे पिताजी ने किस तरह संघर्ष किया, उनसे हमने उतना सीखा। तो आपको भी ये होना चाहिए कि क्योंकि हर परिवार में आपको संघर्ष वाले व्यक्ति मिलेंगे और हर संघर्ष वाले व्यक्ति के अंदर एक मोटिव होता है और वो मोटिव के साथ वो जब आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रामदयाल जी सारस्वत, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।